नमस्कार साथियों। आज के हमारे इस सेशन में जो जीएसटी की बेसिक नीड्स की अंडरस्टैंडिंग पर है, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी कि हर व्यक्ति को, हर टैक्स पेयर को या जीएसटी में काम करने वाले को अपनी यूनिट के संदर्भ में कुछ एबीसी सेट करने चाहिए। तो बेसिकली ये जो आज का सेशन है ये उन एबीसीज़ को सेट करने के संदर्भ में है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारे एबीसी हैं और हमें उससे रिलेटेड क्या रिकॉर्ड और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने कुछ बेसिक एबीसी समझते हैं। ये एबीसी बेसिकली कंप्लायंसेस हैं। अगर आप जीएसटी से संबंधित हैं, मतलब आप जीएसटी में काम करने योग्य हैं या जीएसटी में काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहली चीज़ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जिस व्यक्ति का जीएसटी का टर्नओवर जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होता है, उसके लिए कंपलसरी है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। इसके अलावा और भी कई कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए आवश्यक है कि वो जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेंगे, या वॉलंटरीली भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है जीएसटी में काम करने की कि जीएसटी में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये एक वन टाइम रिक्वायरमेंट है। फिर जब आप जीएसटी में काम करने लगे हैं तो उसकी टैक्स इनवाइस का कंप्लायंस, मतलब आपको एक ऐसी टैक्स इनवाइस इशू करनी है जो जीएसटी कंप्लायंट हो, मतलब उसमें जीएसटी के जो आवश्यक डिटेल हों वो सारे के सारे हों और वो सप्लाई के समय में जैसा जीएसटी में दिया हुआ है उस हिसाब से काटी जाए। फिर जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो ये जो इनवाइसें हमने काटी थी, इनको जब हम गवर्नमेंट को बताते हैं तो जीएसटीआर 1 के रिटर्न में आउटवर्ड सप्लाई के रूप में बताते हैं। हमारा अपना जीएसटीआर 2B, जिसको हम इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप से भी जानते हैं, उसके थ्रू हमारा आईटीसी हमारे सिस्टम पर आ जाता है और हमारे जीएसटीआर 1 और 2B के बेसिस पर हमारा जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। इसको चेक करके और जो ड्यू डेट है उस पर सबमिशन आवश्यक है। ये तीसरा एबीसी है। ये सारे एबीसीज ऐसे हैं जो लगभग सभी लोगों के लिए समान हैं, एक से हैं। और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो हमें पे करनी होती है। अगर हमारे पास क्रेडिट है तो हम क्रेडिट से पे कर देते हैं, और वरना कैश से जमा करके वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, मतलब रिटर्न से अपने पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है और हमारी बेसिक कंप्लायंसेस पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी ओरिजिनल वैलिड इनवाइसेस और उसके माल की रिसीविंग एक बहुत आवश्यक चीज़ है जीएसटी में आईटीसी अवेल करने के लिए। इसके अलावा जब हम 50,000 रुपये से ज़्यादा का कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो जीएसटी में एक ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है कि एक ई वे बिल पोर्टल पर जाकर के ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो ये भी एक बहुत आवश्यक कंप्लायंस है। इसके अलावा जो ज़रूरी रिकॉर्ड हैं वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्शंस के रिकॉर्ड हो सकते हैं, या अलग अलग तरह के रिकॉर्ड हैं, वो मेंटेन करना भी एक जीएसटी की इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस है। और जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बनती है, रिवर्स चार्ज मतलब ऐसी लायबिलिटी जो उस व्यक्ति को देनी है जिसने सर्विस रिसीव की है, तो वो भी आइडेंटिफाई करनी होती है अपने रिकॉर्ड से और उसको भी पेमेंट करना होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस है। तो ये जो ऊपर अभी तक मैंने कंप्लायंसेस आपको बताई, ये वो एबीसी है जो लगभग हर जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स के साथ एप्लीकेबल होते हैं और उसको देख करके करने होते हैं। तो ये अगर सेट कर लिए जाते हैं सही समय के हिसाब से तो आप बेहतर ढंग से जीएसटी की कंप्लायंसेस कर पाते हैं। साथ में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो आप किसी न किसी ऐसे सूत्र के संपर्क में रहें जिससे कि आपको जीएसटी के रेगुलेशंस और रूल्स में कोई चेंजेस आते हैं, कोई नई स्कीम आती है, कोई नया इंस्ट्रक्शन आता है, सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको उसकी जानकारी मिल सके और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने बिज़नेस में जो करना है उसे कर पाएँ। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड ज़्यादा रिकॉर्ड रखना होता है।
जो ट्रेडर्स हैं उनको अपने माल की ख़रीद और बेचने से संबंधित ज़्यादा रिकॉर्ड रखना होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको अपनी सर्विस और उससे संबंधित माल जो होता है उससे संबंधित ज़्यादा रिकॉर्ड रखना होता है। और कभी कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो इनमें से एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं और एक से ज़्यादा तरीके से सेवाएं देते हैं। तो जितने रजिस्टर्ड लोग हैं उनको ज़रूरी है कि वो अपना ट्रू और करेक्ट रिकॉर्ड रेगुलरली मेंटेन करें। ये जीएसटी की एक इम्पॉर्टेंट एबीसी है। किस किस चीज़ का? इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का, मतलब जो आपके पास आ रहा है उसका रिकॉर्ड रखें, जिसे आप सप्लाई कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें। अगर आपके पास स्टॉक ऑफ गुड्स है, चाहे आपने प्रोड्यूस किया है चाहे आप उसको ख़रीद के लाएं, उसका रिकॉर्ड रखें। इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकॉर्ड रखें क्योंकि ये अपने आप में वैल्यूएबल है और कैश के बराबर होता है। आउटपुट टैक्स आपका जो पेएबल है और आपने जो पे किया है उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। साथ में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इसका रिकॉर्ड भी रखना ज़रूरी होता है। और डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर आपने की हैं तो इसका भी रिकॉर्ड रखना होता है। और सप्लाईज़ ऐसी जो रिवर्स चार्ज की हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना होता है क्योंकि उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो अगर आपने रिसीव की हैं तो आपको देनी होती हैं, अगर आपने किसी और को दी हैं तो अपने रिकॉर्ड पर उस लायबिलिटी को मेंशन करना होता है ताकि दूसरा उसे अपने एंड पर दे दे। अब आप जब मैन्युफैक्चरर के संदर्भ में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर के लिए आईटीसी का ऑप्टिमाइजेशन बहुत आवश्यक है। उसको सारी ही चीज़ों का करीब करीब इनपुट्स का क्रेडिट मिलता है और उसकी सर्विसेज का। तो अगर वो इनकी एंट्री सही तरीके से करता है, इनका रिकॉर्ड सही ढंग से मेंटेन करता है तो उसको मैक्सिमम आईटीसी अवेल होता है। साथ में अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट की एनालिसिस वो कर सकता है कि जीएसटी का इम्पैक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे है। जैसे इसका आप सिंपल सा उदाहरण अगर देखना चाहें तो एक व्यक्ति जो नॉन जीएसटी रजिस्ट्रेंट है वो जब अपने माल को बेचता है तो मान लीजिए 100 रुपये का माल है, उस पर 10 रुपये का टैक्स है और उस पर 10% उसने प्रॉफिट लिया, तो 100 रुपये का माल 10% यानी 110 रुपये और उसका 10% प्रॉफिट, यानी अपना माल वो 121 रुपये का बेचता है और उसको लागत 110 रुपये पड़ रही है। लेकिन अब आप यहीं पर उसकी स्थिति देखिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। उसकी स्थिति यह है कि वो 100 रुपये का माल लाया, उस पर 10 रुपये का उसने टैक्स दिया जो आईटीसी के रूप में उसको वापस उसके क्रेडिट अकाउंट में मिल गया। अब अगर वो 10% का प्रॉफिट ऐड करता है तो उसकी कीमत हो जाती है 121 रुपये। पहले वाले ने जो टैक्स पेमेंट किया था उसे पूरा टैक्स 121 रुपये पर 10% का यानी 12 रुपये 10 पैसे इसी अमाउंट में से निकाल के देना होता है। और जो मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर्स हैं उनके केसेस में वो इसका एक हिस्सा आईटीसी से दे देते हैं और बचा हुआ कैश से देते हैं। तो डेफिनेटली जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एनालिसिस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इस विषय पर आगे हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। साथ में सप्लाई चेन एफिशिएंसी, मतलब जो भी उसको माल चाहिए अपने माल को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को, वो सीमलेसली उसको मिलता रहे दूसरे राज्यों से अपने राज्य से, ताकि उसकी प्रोडक्शन की एक्टिविटी रुके नहीं। इसके लिए उसको बहुत चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, प्रयास करने होते हैं, एडवांस एफर्ट करने होते हैं और उनकी कॉस्ट भी देखनी होती है। साथ में अगर वो किसी व्यक्ति से कोई जॉब वर्क कराता है तो उससे रिलेटेड भी जीएसटी की जो रिक्वायरमेंट हैं वो उसे समझनी होती हैं कि कैसे चालान से माल भेजना है, कितने समय के अंदर माल वापस आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और जो माल वो बेच रहा है उसका सही वैल्यूएशन हो, ये भी मैन्युफैक्चरर के एंड पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का माल कई बार अपनी C&F के थ्रू बिकता है, अपने वेयर हाउस से हो करके दूसरी लोकेशंस पर जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें वैल्यू का लेना देना होता है। ये करेक्ट वैल्यू जो है, इस वैल्यू का कैलकुलेशन भी मैन्युफैक्चरर के एंड पे बहुत आवश्यक होता है। और उसको अपने HSN कोड यानी अपने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि वो व्यक्ति होता है जो पहली बार उस माल को बेच रहा होता है। तो उसको सही अगर वो HSN आइडेंटिफाई करता है तो आगे की चेन में सभी ट्रेडर्स उसी HSN को इस्तेमाल करते हैं और ये HSN उसका
क्लासिफिकेशन मतलब टैक्स रेट तय करता है, 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा, 28% होगा। अगर ये सही है तो ठीक है, अगर इसमें गलती हो जाए तो बाद में लायबिलिटी बने तो बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैन्युफैक्चरर के एंड पे देखना पड़ता है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड है उसका मेंटेनेंस, मतलब क्या रॉ मटेरियल लाए हैं, क्या यू सर्विसेज लाए हैं, उसमें से कितना हमने बनाने में इस्तेमाल किया, कितना वेस्ट हो गया, क्या बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हुए, हमने क्या जॉब वर्क किया, क्या स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी बातें भी मैन्युफैक्चरर को अपने एंड पे मेंटेन करनी होती हैं। साथ में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स, इन तीनों का जो भी स्टॉक उसके पास हर समय रहता है उसका एक वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और आईटीसी तो डेफिनेटली उनका एक बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि उनको अपने कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी मिलती है। तो इस पूरी प्रोसेस में इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की आईटीसी को लेकर के जो रिकॉर्ड रखना होता है और उनकी जो मेंटेनेंस करना होता है, ये भी एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस की। जब हम ये बात ट्रेडर के संदर्भ में देखते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। उनका बेसिक लेना देना आईटीसी क्लेम पर होता है अपनी परचेज से रिलेटेड, जो वो परचेज़ करके ला रहे हैं सीधे सीधे उस माल का क्रेडिट लेते हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं उनका भी क्रेडिट लेते हैं। अपने प्राइस और मार्जिन्स को, जैसा भी इनमें पीछे डिस्कस किया था, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इसके हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। इंटरस्टेट सेल्स अगर वो करते हैं तो उन्हें देखना होता है कि इंटरस्टेट सेल से रिलेटेड जीएसटी के क्या रूल्स उन पर अप्लीकेबल हैं, क्योंकि तब आईजीएसटी का लेना देना पड़ता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर वो कोई चीज़ बेच रहे हैं तो ई कॉमर्स के जो रेगुलेशन हैं वो देखने की एक ज़रूरत पड़ती है। अगर कंपोजिशन स्कीम उन्होंने ले रखी है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो कितनी उन पर अप्लीकेबल है, ये देखने की ज़रूरत पड़ती है। और गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंशिएशन करना होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो गुड्स के साथ कुछ एंसिलरी सर्विसेज दे रहे होते हैं जो गुड्स से जुड़ी होती है। तो उस समय बिलिंग कैसे की जानी है, उस पर टैक्स रेट क्या लगाया जाना है, ये सारी बातें वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रेडर के केस में बेसिक परचेज और सेल के रिकॉर्ड पर फोकस रहता है। जो स्टॉक है, जितना गुड्स खरीद के लाया जाता है वो डेफिनेटली रेगुलरली मेंटेन ही होता है। और आईटीसी, जो भी गुड्स और सर्विसेज लाई जाती हैं उनके आईटीसी का बेनिफिट ले करके और अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाती है। ये बात जब हम सर्विस प्रोवाइडर के संदर्भ में करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का जनरली गुड्स से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको केवल सर्विसेज ही देनी होती हैं। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, किस जगह पर वो सर्विस दी गई है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा होटल इंडस्ट्री के रूप में, कि होटल इंडस्ट्री के रूप में उनका जो होटल की लोकेशन होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो मान लीजिए कोई आदमी उत्तर प्रदेश से मुंबई गया है, तो महाराष्ट्र के होटल में उसने अगर कोई एक्टिविटी की है तो वहाँ जो बिल मिलेगा उसको वो मिलेगा CGST SGST का। अगर वो चाहेगा कि उसका क्रेडिट उसको उत्तर प्रदेश में वापस आकर के मिले तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो टैक्स लाने के लिए इंटरस्टेट सप्लाई होगी और क्रेडिट केवल IGST के अगेंस्ट मिल सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, सर्विस का वैल्यूएशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली सर्विस में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, क्या सर्विसेज के साथ दूसरी सर्विसेज भी जुड़ी हुई हैं। आईटीसी इनपुट्स पर जो भी मिल रहा है गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट में, उसका क्लेम किया जाना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटीज़ कई बार अराइज होती हैं, वो देखनी होती हैं। सैक कोड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सैक कोड जैसे पीछे HSN की बात हमने की थी, वैसे ही सैक कोड इस पर बहुत डिपेंडेंट होता है कि अगर आपका सही क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है तो आपका टैक्स रेट भी सही होगा। और क्या एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, उनकी जानकारी भी सर्विस प्रोवाइडर्स को होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो कंपोजिशन बेनिफिट्स भी लेते हैं, जैसे रेस्टोरेंट उसमें से एक उदाहरण है, तो अगर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी क्लियरली पता होने चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर के केस में ज़्यादा फोकस रहता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड पर, जहाँ पर क्वांटिटेटिव डिटेल्स होते हैं गुड्स के,
अगर वो सर्विसेज के प्रोविज़न के रिलेशन में ले रहे हैं, और इनपुट सर्विसेज के जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आउटपुट सर्विस को देने के लिए। साथ में रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक वो मेंटेन करते हैं अगर कोई कंज्यूमेबल इस्तेमाल करते हैं अपने सर्विस के प्रोविज़न में। और आईटीसी डेफिनेटली इनपुट का और इनपुट सर्विसेज का, इन दोनों का लेते हैं और इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। तो इस पूरे में हम लोगों ने देखा कि कुछ ABCs अगर पता हों, आप अपनी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर लें, आप अपने सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लें, कुछ बेसिक ABCs हैं जिनको चेकलिस्ट के रूप में पूरा कर लें, तो डेफिनेटली आपको जो गलतियां हैं वो आप बिल्कुल करीब करीब एबॉलिश कर लेंगे। ये ABCs अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इन ABCs को चेक किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि कौन से मंथली बेसिस पे करने हैं, कौन से क्वार्टरली बेसिस पे, कौन से 6 महीनों में एक बार और कौन से साल में एक बार। तो सेट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को सही समय पे कर लेंगे, गलतियां बहुत सारी बच जाएंगी। साथ में जो रेगुलर रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी पता चल जाएगी कि क्या करना है, किस तरह से करना है और उनसे क्या रिकन्सिलेशंस किए जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कॉशन है जिससे आप अपनी गलतियों को बचा सकते हैं और पेनल्टी और इंटरेस्ट की लायबिलिटीज़ से बच सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जितना रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चाहे फिजिकल फॉर्मेट में, ये आपको कम से कम 72 महीनों तक अपना जिस साल के रेफरेंस में आप उसे बना रहे हैं उसके एनुअल रिटर्न की डेट से इसे आपको रखना होता है। और अगर आप इसे नहीं मेंटेन करते हैं तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज़ भी हैं और इसे ज़रूरत पड़ने पर डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करना होता है। तो इनका प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है और सभी कैटेगरीज़ को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है एक्यूरेट, कंप्लीट और ईजिली एक्सेसिबल फॉर वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। ये जो हमने अभी तक बात की, इस पूरी प्रोसेस में जो चेकलिस्टों की हम बात कर रहे थे कि कुछ चेकलिस्टें बनाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, तो आप देखिए हमारी वेबसाइट GST बंधु पर हमने बाकायदा एक GST मैनेजर पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। आप वहाँ जाकर के सुविधा अवेल कर सकते हैं। आप अपना बेसिक प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं, अपने से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन करके उनकी चेकलिस्टें जनरेट कर सकते हैं और उनकी चेकलिस्टों पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो बेसिक कंप्लायंसेस हैं वो सभी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर एक बार आपने इसे कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों को जान जाएंगे जो आपकी प्रोसेस में की जानी है और उनसे होने वाली गलतियों से बच सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।